स्वागत है। आज हमारे सामने भारत के राष्ट्रीय उद्यानों पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्लाइड्स का एक पूरा संग्रह है। जी हाँ। हम एक तरह की वर्चुअल सफारी पर निकल रहे हैं, लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों से लेकर समझिए अंडमान के समुद्री किनारों तक। और ये स्लाइड सिर्फ पार्कों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की उस कोशिश की कहानी बताती हैं जो अपनी अनमोल कुदरती विरासत को बचाने के लिए की जा रही है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि कौन सा पार्क कहाँ है, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जैसे विशाल देश में संरक्षण के तरीके कितने अलग-अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। क्या एक बाघ को बचाने का तरीका एक तैरते हुए हिरण को बचाने के तरीके जैसा हो सकता है? चलिए इसी सवाल के साथ इस चर्चा को शुरू करते हैं। और इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के साथ। ये वो कानूनी ढांचा है जिसने इन सभी संरक्षित इलाकों को एक मजबूत आधार दिया। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो अक्सर लोगों को उलझन में डालता है। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। हाँ, इन दोनों में असल में फर्क क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है। स्लाइड्स में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। असल में फर्क सुरक्षा के स्तर और इंसानी दखलंदाजी पर लगी पाबंदियों का है। अच्छा। राष्ट्रीय उद्यान, जिनकी संख्या 106 है, ये बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव इलाके माने जाते हैं। मतलब यहाँ नियम कानून बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। जी। जैसा कि एक स्लाइड में दिखाया गया है, इसे एक मजबूत ताला लगे हुए बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ किसी भी तरह की इंसानी गतिविधि जैसे शिकार, जानवरों को चराना या किसी भी निजी काम के लिए आना जाना पूरी तरह से मना है। हाँ, एक तरह का प्राकृतिक किला है जिसे बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जा सकता। सही। एकदम सही कहा। दूसरी तरफ है वन्यजीव अभयारण्य, जिनकी संख्या 573 है। ये भी संरक्षित हैं, लेकिन यहाँ नियम थोड़े लचीले होते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ थोड़ी छूट होती है। हाँ, यहाँ खास अनुमति के साथ पर्यटन और शोध जैसी गतिविधियों की इजाजत होती है। यहाँ तक कि स्थानीय समुदाय अपनी जरूरतों के लिए एक सीमित दायरे में जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक कि इससे वन्य जीवों को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल। और स्लाइड में इसकी तस्वीर एक लकड़ी के बक्से की है, जिसमें से हरियाली बाहर झांक रही है। ये दिखाता है कि यहाँ सुरक्षा तो है, लेकिन दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हैं। सही। तो कह सकते हैं कि नेशनल पार्क एक तिजोरी की तरह है और अभयारण्य एक संरक्षित बगीचे की तरह। क्या बेहतरीन तरीके से समझाया है। यही फर्क हमें बताता है कि संरक्षण की रणनीति हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं सख्ती जरूरी है तो कहीं लचीलापन। तो अब जब हम ये बुनियादी फर्क समझ गए हैं, तो चलिए भारत के कुछ सबसे खास पार्कों की दुनिया में उतरते हैं। स्लाइड्स में कुछ सुपरलेटिव्स दिए गए हैं, मतलब वो पार्क जो किसी न किसी वजह से सबसे आगे हैं। हाँ, ये तथ्य याद रखने में भी आसान है और बहुत खास भी। तो सबसे पहले भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में 1936 में बना था। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, है ना? जी हाँ, और अब इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, और यही भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है। अच्छा, अब सबसे बड़ा? वो है हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख में। बहुत विशाल है। और सबसे छोटा? वो अंडमान निकोबार में है, साउथ बटन, बिल्कुल छोटा सा द्वीप। वाह! और एक बहुत ही अनोखा पार्क है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। आप क्यूबुल लमजाओ की बात कर रही हैं? हाँ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क। मणिपुर की लोकटक झील पर। ये तो सच में एक अजूबा है ना? चलिए अब इन अनोखी जगहों को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। एक भौगोलिक यात्रा करते हैं। उत्तर से शुरू करें? बिल्कुल। उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र अपनी अद्भुत खूबसूरती और वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। तो लद्दाख में हेमिस हो गया, जो सबसे बड़ा है। हाँ। और जम्मू और कश्मीर में है दाचिगाम, जो हंगुल यानी कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। ये उसका आखिरी घर है। अच्छा। और हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे 2014 में यूनेस्को की धरोहर घोषित किया गया, और पिन वैली, जो एक ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डेजर्ट है। और देवभूमि उत्तराखंड के बारे में क्या? यहाँ तो कई मशहूर पार्क हैं। बिल्कुल, जिम कॉर्बेट की बात तो हमने की, जो रामगंगा नदी के तट पर है। हाँ। फिर है नंदा देवी, जो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, चमोली जिले में। हाँ। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सही। और हाथियों के लिए मशहूर राजाजी नेशनल पार्क भी यहीं है। रिक। और गंगोत्री नेशनल पार्क भी। चलिए अब पहाड़ों से उतरकर पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं। असम का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल।
असम वन्य जीवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है काजीरंगा। हाँ, एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध। इसके अलावा मानस है जो जंगली भैंसे के लिए मशहूर है। और स्लाइड्स में असम के सबसे नए पार्क का भी जिक्र है। देहिंग पटकाई। हाँ, इसके अलावा नामेरी, रायमोना और डिब्रू साइखोवा भी असम के महत्वपूर्ण पार्क हैं। और असम के अलावा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा, जो भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है। अच्छा। सिक्किम में कंचनजंगा, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर मेघालय में नोक्रेक और बालपक्रम। और मिजोरम, नागालैंड? मिजोरम में मुरलेन और ब्लू माउंटेन, और नागालैंड में इटांकी। वाह। अब भारत के दिल मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ये है कि भारत में सबसे ज्यादा यानी 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही हैं। 12? और सबसे चर्चित तो आजकल कुनो है, बिल्कुल। जो नामीबिया और अफ्रीका से लाए गए चीतों का घर है। ये संरक्षण की दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। और बाघों के लिए? कान्हा और बांधवगढ़ ये बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। और इसके अलावा पन्ना, सतपुड़ा, माधव, डायनासोर जीवाश्म पार्क भी यही है। जी हाँ, डायनासोर जीवाश्म पार्क भी यही हैं। अब पश्चिम भारत की ओर चलते हैं, गुजरात और राजस्थान। यहाँ के पार्क अपने खास जानवरों के लिए जाने जाते हैं। गुजरात का नाम आते ही गिर याद आता है। एशियाई शेरों का एकमात्र घर। इसके अलावा ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, और मरीन पार्क कच्छ की खाड़ी में है। राजस्थान में रणथंबोर एक प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य, और केवलादेव, जिसे घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। हाँ, पक्षियों के लिए स्वर्ग है वो जगह। बिल्कुल। इनके अलावा सरिस्का और मुकुंदरेलिल्स भी यही हैं। अब पूर्वी भारत में चलते हैं, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। पूर्वी भारत अपनी अनूठी पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल मतलब सुंदरबन। हाँ, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, रॉयल बंगाल टाइगर का घर और मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध। ये तो बिल्कुल अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। इसके अलावा बुक्सा और नेवरा वैली भी बंगाल में है। और उड़ीसा? उड़ीसा में भीतरकनिका ऑलिव रिडली कछुओं के लिए जाना जाता है, और सिमलीपाल भी यहीं का एक प्रमुख पार्क है। झारखंड में एक ही प्रमुख पार्क का जिक्र है। हाँ, बेतला नेशनल पार्क। चलिए अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, पश्चिमी घाट का इलाका। दक्षिण भारत तो जैव विविधता का खजाना है। कर्नाटक से शुरू करते। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, अंशी, बनेरघट्टा कई महत्वपूर्ण पार्क हैं। नागरहोल को राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। और केरल? केरल में साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, परियार हाथियों के लिए, और एराविकुलम नीलगिरी ताहर के लिए। गोवा में एक छोटा सा पार्क है, मुल्लेम, जिसे महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में मुदुमलाई और अन्नामलाई, जिन्हें इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। फिर गल्फ ऑफ मन्नार, जो एक समुद्री पार्क है, और गिंडी नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना? आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर, और तेलंगाना में मृगवानी। अब आखिर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण राज्य और द्वीप समूह। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य है ना? जी, 48 नेशनल पार्क में संजय गांधी नेशनल पार्क है, जो मुंबई के बोरीवली में है, मतलब एक शहर के बीचों बीच। ये तो कमाल है। इसके अलावा ताडोबा, नवेगांव और गुगामल भी हैं। और हरियाणा में? सुल्तानपुर, जो एक पक्षी अभयारण्य है, और कालेसर। और अब अंडमान और निकोबार? इस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य हैं, 96। अच्छा, और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन भी यही है? बिल्कुल। और यहाँ सैडल पीक, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी मरीन पार्क भी स्थित हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने भारत के कोने कोने में फैले राष्ट्रीय उद्यानों की एक शानदार झलक देखी। मणिपुर के तैरते हुए पार्क से लेकर गुजरात में शेरों के एकमात्र घर तक, और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश से लेकर अंडमान के छोटे से साउथ बटन तक, ये विविधता ही अद्भुत है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जानवरों को बचाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पार्क पूरे पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम को बचाते हैं। ये हमारी नदियों के स्रोत हैं, हमारी हवा को साफ करते हैं और हमारे प्राकृतिक विरासत को संजोते हैं। तो 1972 का अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं था। नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वादा था। सोचने पर मजबूर करने वाले स्वर में स्रोतों में कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए चीतों का जिक्र है। ये एक विचार छोड़ जाता है।
किसी प्रजाति को उसके ऐतिहासिक घर में फिर से बसाने में क्या चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं। और ये संरक्षण के बारे में हमारी बदलती सोच के बारे में क्या बताता है? क्या भविष्य सिर्फ खोई हुई कड़ियों को वापस जोड़ने का है, या फिर जो कड़ियां बची हैं उन्हें टूटने से बचाना असली चुनौती है? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल।